दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पुस्तक अंतरा भाग 2 के निर्मल वर्मा के द्वारा लिखे गए पाठ जहां कोई वापसी नहीं। धुंध से उठती धुन इनका मूल यात्रा वृत्तांत है, उसका ये अंश है एक। तो इस पाठ का हम वाचन करेंगे, इसका भाव अर्थ और व्याख्या बताएंगे। उसके बाद इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को उत्तरों को लेकर के एक वीडियो अलग बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। निर्मल वर्मा सन 1929 में जन्म और 2005 में आपका देहावसान हुआ। सबसे पहले निर्मल वर्मा यानी कि पाठ के लेखक का एक संक्षिप्त परिचय हम पढ़ लेते हैं। निर्मल वर्मा का जन्म शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 में वहां गए और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही अंग्रेजी पर भी अधिकार प्राप्त था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्टाज लिखे हैं, जो उनके निबंध संग्रहों में संकलित हैं। सन 1970 में वे भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन करने लगे। यानी कि अनेक पत्र पत्रिकाओं में लिखने के बाद आपने जो कहानियाँ उपन्यास लिखे और विदेशी यात्रा जो की वहाँ पर गए, तो उन सभी अनुभवों को आपकी रचनाओं में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है किसी न किसी रूप में। निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में है। वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ आदि कहानी संग्रह और वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख तथा अंतिम अरण्य उपन्यास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। तो आपने ये सारी कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रात का रिपोर्टर जिस पर सीरियल तैयार किया गया है, उनका उपन्यास है हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन में उनके यात्रा संस्मरण संकलित हैं। यहाँ पर जो यात्रा संस्मरण धुंध से उठती धुन का ही एक अंश है। शब्द स्मृति तथा कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए उनके निबंध संग्रह है, जिनमें विविध विषयों का विवेचन मिलता है। सन 1985 में कव्वे और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त उन्हें कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। यानी कि किसी लेखक के लिए पुरस्कार कोई उसके लेखक की रचनाओं को बड़ा नहीं करता है, लेकिन उसको प्रोत्साहित करता है और उसके लिखे को रेखांकित करता है। निर्मल वर्मा की भाषा शैली में एक ऐसी अनोखी कसावट है जो विचार सूत्र की गहनता को विविध उदाहरणों से रोचक बनाती हुई विषय का विस्तार करती है। शब्द चयन में जटिलता न होते हुए भी उनकी वाक्य रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता है। स्थान स्थान पर उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक मिलती है। यानी कि भाषा के ऊपर एक अच्छा खासा अधिकार है उनके पास और उसी का प्रयोग करते हुए आपने अपनी रचनाएं लिखी हैं। धुंध से उठती धुन जो उनका यात्रा वृत्तांत है, उस मूल यात्रा वृत्तांत से ये एक छोटा संस्मरण, एक छोटा अंश लिया है, जहाँ कोई वापसी नहीं।
उसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। लेखक का यह मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए, नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा और मनुष्य अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश होता रहेगा। औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है, इसका मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है। प्रकृति हमारे लिए कितनी उपयोगी है और उसका कितना महत्व है, ये हम समझते नहीं हैं, लेकिन हम औद्योगिक विकास के लिए या अपने भौतिक सुख साधनों के लिए उसका विनाश करते जा रहे हैं और धीरे धीरे कितनी घातक सिद्ध हो रही है ये बात, ये हमें एहसास भी हो रहा है। जिस तरह से नित नए रोग पैदा हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, बड़े बड़े वायरस आ रहे हैं, तो इन सब की वजह ये है कि प्रकृति के प्रति खिलवाड़ करना। ये पाठ विस्थापितों की अनेक समस्याओं का हृदयस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करता है। इस सत्य को उद्घाटित करता है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। आज कोरोना काल में लगातार नए नए रोग आ रहे हैं और वहाँ क्या स्थिति हो रही है ये हम देख सकते हैं। निश्चित रूप से प्रकृति के प्रति जो हमारी अनदेखी है उसका एक परिणाम है। आइए अब हम पाठ का वाचन करते हैं। जहाँ कोई वापसी नहीं। सिंगरौली 1983। वह धान रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए थे। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है, जहां लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। इन्हीं गांवों में एक का नाम है अमझर, आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झरते हैं। किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, न कोई फल पकता है, न कुछ नीचे झरता है। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। जब जब कोई फैक्ट्री, उद्योग, कंपनी, कोई मॉल या इस तरह की चीज़ों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है तो गांव उजाड़े जाते हैं, ज़मीनों को ख़त्म किया जाता है और वहाँ पर ये सब चीज़ें स्थापित की जाती हैं। तो निश्चित रूप से जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, भोजन, फल, अन्न, वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो अमरोली गांव, जो कि अमझर नाम से जाना जाता है, वहाँ आम झरते हैं। जब आम लगेंगे ही नहीं तो क्या झरेंगे, क्योंकि जब उन गांवों को, आसपास की ज़मीनों को नष्ट किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, तो फिर प्रकृति कैसे बचेगी, आम कैसे लगेंगे, जीवन कैसे जिया जाएगा। तो ये जो प्रकृति नष्ट हो रही है, इससे मनुष्य नष्ट हो रहा है, मनुष्यता नष्ट हो रही है, उसका इतिहास नष्ट हो रहा है, संस्कृति नष्ट हो रही है, संस्कार नष्ट हो रहे हैं। इन सबको देखने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। लेकिन भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम सिर्फ अपने सुख सुविधाओं को देखते हुए अपने बच्चों को ऊंचे पदों पर अधिक पैसा कमाने की मशीन या यंत्र बनाने के चक्कर में सब कुछ खो रहे हैं, जबकि वास्तविक आनंद और वास्तविक सुख को हमारे जो पास है उसे हम छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। आगे लेखक लिखते हैं, टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी, किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर सकते हैं। इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ। अर्थात जब देखा कि भाई पेड़ नष्ट होंगे, गांव खत्म हो जाएंगे, तो आम पर बगर नहीं आया, उस पर फूल नहीं आए। तो एक तरह से ये प्रकृति भी विरोध कर रही है, सत्याग्रह कर रही है, मूक बनकर उनके सामने खड़ी है कि हमें नष्ट मत कीजिए, गांव को नष्ट मत कीजिए। हमारा अपना जीवन तो नष्ट होगा ही, लेकिन आपका भी हो जाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं।
एक दूसरे के साथ हमारा और आपका, प्रकृति का, पेड़ पौधों का, मनुष्य का संबंध है, मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था। लोग अपने गांव से विस्थापित होकर कैसे अनाथ उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी दम घुटती भयावह बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था। किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की ज़िंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला। अर्थात लेखक को ये बड़ा ही विचित्र लगा कि अनाथ और उन्मूलित, अर्थात जड़ से जिसको फेंक दिया जाए और जहाँ पर जाए वो अनाथ है बिल्कुल, यानी कि किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, दूसरा कोई अपना ही है ही नहीं जो आपको रोके टोके, अपना कहे, अपने सुख दुख में शामिल करे। और बहुत सारे गांवों से इस तरह से जब लोग जाते हैं तो शहरों में जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, उनका जीवन कितना भयावह रहता है, कितना कष्टमय रहता है, कितने दुखों का सामना करते हुए, तकलीफ़ों का सामना करते हुए वो रेल की पटरियों के पास में या कहीं दूसरी जगह गंदे नाले के पास में अपना बसेरा बसाते हैं। तो अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। और लेखक ने इन दोनों जीवनों को बहुत निकट से देखा है, गांव के परिवेश में खुली हवा में रहने वाले लोगों को भी और वहाँ से विस्थापित होकर के स्लम्स में रहने वाले, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को भी। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोंपड़े और पानी, चारों तरफ पानी। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो लगेगा जैसे समूची ज़मीन एक झील है, एक अनथीन सरोवर जिसमें पेड़, झोंपड़े, आदमी, ढोर डांगर आधे पानी में आधे ऊपर तिरते दिखाई देते हैं, मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो। यानी कि सब जगह ऐसा दृश्य दिखाई देता है, ऐसा अनुभव होता है। गांव का दृश्य है जैसे कि धान रोप रहे हैं, धान का मतलब चावल, खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश इधर की तरफ और बाद में और भी कई अनेक जगह पर वहाँ खूब चावल बोया जाता है, खाया भी जाता है। किंतु ये भ्रम है, ये बाढ़ नहीं, पानी में डूबे धान के खेत हैं। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गांव के भीतर चलें तब ये औरतें दिखाई देंगी जो एक पांत में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही हैं, यानी कि पंक्तियों में लगी हुई वो अपना काम कर रही हैं। सुंदर सुडौल धूप में चमचमाती काली टांगे और सिरों पर चटाई के किस्ती नुमा हैट जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। यानी कि लोग हैट या टोपी शौक के लिए, सुंदर दिखने के लिए, फ़ोटो अच्छी आए, फिल्मों में थोड़ा डिफरेंट लगे, इसलिए लगाते हैं। लेकिन यहाँ धान रोपते हुए लोग इसलिए लगा रहे हैं ये सब चीज़ें ताकि धूप से बच सकें और अपने काम पर कंसंट्रेट कर सकें, उनका काम बेहतर हो सके। जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखती हैं, बिल्कुल उन युवा हिरनियों की तरह जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के वन्य स्थल में देखा था। यानी कि जैसे कि जंगल में आप जाओ और कोई हिरण हिरनी थोड़ी सी आहट सुनकर एकदम चौंक करके देखता है, ये गांव की महिलाएं भी ऐसे ही देखती हैं, क्योंकि अपने काम में ये दत्तचित्त होकर के लगी हुई हैं। इसलिए अचानक से इनकी निगाह पड़ती है, कोई आया है, आहट होती है तो देखती हैं। किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, सिर्फ विस्मय से मुस्कुराती हैं और फिर सिर झुकाकर अपने काम में डूब जाती हैं। जिस तरह से हिरन या दूसरे पशु पक्षी डर करके, सहम करके भाग जाते हैं, महिलाएं डरती भागती नहीं हैं, बल्कि अचानक से देखती हैं और एक मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर देख करके फिर अपने काम में लग जाती हैं। ये समूचा दृश्य इतना साफ और सजीव है, अपनी स्वच्छ मांसलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। झोंपड़े, खेत, ढोर यानी कि पशु, आम के पेड़ सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएंगे। तो यहाँ लेखक ने बड़ी बात कही है, जिसे हम आधुनिक कहते हैं, औद्योगिक कॉलोनी कहते हैं, ईंट पत्थर से बने हुए कोठी, पक्के मकान कहते हैं, वो सब इस तरह से खत्म हो जाए, इस तरह से खड़े हो जाएंगे जैसे कि एक बड़े राक्षस ने सब कुछ नष्ट कर करके
और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया हो। और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर या बैढन की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। ये सब इन जगहों पर, इन शहरों में मजदूरी करती हुई, पत्थरों को फोड़ती हुई, सीमेंट बनाती हुई, सड़क बनाती हुई दिखाई देंगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी, किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां आम झरा करते थे। क्योंकि वो बच्चे अब शहर में रहने लगे, सड़कों पर रहते हैं, पत्थरों में रहते हैं, तो उनको वो आभास नहीं होगा, उनको पता नहीं लगेगा। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं। निश्चित रूप से लेखक ने बहुत सही बात कही है। शरणार्थी यानी कोई बाहर से आता है और हम उसे शरण देते हैं और वो दूसरे राज्य, दूसरे देश से आकर के रहता है, तो इन लोगों के लिए भी शरणार्थी है। जो मूल इनका गांव था, जो परिवेश था प्राकृतिक, उसको छोड़ करके इनको आना पड़ा। जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावत यानी कि बहुत तेज हवा ने अपनी घर जमीन से उखाड़ कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। ऐसा होता है कई बार कि जब बाढ़ आती है तो घर छोड़ के जाते हैं, वापस आ जाते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, जड़ से फेंकता है, तो वे कभी अपने घर वापस नहीं लौटते। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है, सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण है। अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना क्षोभ नहीं होता, किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा और जंगल इतने समृद्ध हैं कि उनके सहारे शताब्दियों से हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आए हैं। यानी कि वहाँ एक खेती के अंदर एक किसान तो अपना भरण पोषण करता ही है, साथ साथ अनेक जीव जंतु और आसपास के लोगों का भी भरण पोषण उसके माध्यम से होता है। तो एक बड़ा काम वहाँ पर होता है। 1926 से पूर्व यहाँ खैरवार जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे, किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 वर्ष पहले तक समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहां अधिकांशतः कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। यानी कि ये सब प्रकृति के जो वृक्ष थे ये सब उगते थे। और प्रारंभ में किस तरह का किसका राज्य था, ये ऐतिहासिक रूप से लेखक बता रहे हैं। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम ही श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। चारों ओर फैले घने जंगलों के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक ज़माने में सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी माना जाता था। यानी कि वहाँ जाना थोड़ा जोखिम उठाना था, लेकिन सुंदर बहुत था। जहाँ न लोग भीतर आते थे न बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप युग में अपने अलगाव में सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आंखों से सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही। विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनने से आई थी। अर्थात जब कोई एकांत में इस तरह से कोई चीज़ रहती है तो बहुत सारे लोग जो कि लालची होते हैं, उनकी निगाहें गिद्ध की तरह उन पर टिकी रहती है। और दिल्ली के जो नेता हैं या उद्योगपति हैं, वो अपनी नज़रों को उनकी बहुमूल्य चीज़ों को देखते रहते हैं और उन्हें वहाँ से विस्थापित करके अपनी कंपनियाँ, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ, ये सब स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं और उन्हें विस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए थे। ऐसी एक लहर रिहंद बांध बना था तब आई थी वहाँ पर। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। ये सब दूसरी कंपनी आई बाद में। चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए गए।
सिंगरौली, जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना गया था, अब प्रकृति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ। यानी कि वहाँ पर कंपनियां और उद्योग फैक्ट्रियां लग गई। कोयले की खदानों और उन पर आधारित ताप विद्युत गृहों की एक पूरी श्रृंखला ने पूरे प्रदेश को अपने में घेर लिया। जहाँ बाहर का आदमी फटकता न था, वहाँ केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कतार लग गई। जिस तरह जमीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदारों, वन अधिकारियों और सरकारी कारिंदों का आक्रमण शुरू हुआ। विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया था, हम उसका छोटा सा जायजा लेकर दिल्ली में स्थित लोकायन संस्थान की ओर से सिंगरौली गए थे। सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्रम नहीं था कि औद्योगिकरण का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया उसे रोका जा सकता है। वो सारी स्मृतियाँ लेखक के मन में थी और वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी तो उनको लगा कि ये जो औद्योगिकरण का चक्र है इसको कैसे रोका जाए, ये बड़ी ही विकट स्थिति पैदा कर रहा है। शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा न होकर जीवन की ज़रूरतों द्वारा निर्धारित होती। अर्थात आज हम ज़रूरतों के बजाय अति आवश्यकता पर ध्यान देते हैं, सुखों पर ध्यान देते हैं। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपको हवा चाहिए, यानी कि पंखा या कूलर हो, लेकिन नहीं, हम एसी की सोचते हैं। एसी में भी हम ऐसा एसी सोचते हैं जो आवाज़ न करे, जो कि बहुत महंगा हो, जो कि बिजली ज़्यादा खाए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जो, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रकृति को वो नष्ट कर रही है, मनुष्यत्व को नष्ट कर रही है, गाँवों को उजाड़ रही है, खेती को उजाड़ रही है। इन सब के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका है, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी। विश्व में, विदेशों में, पश्चिम में जिन चीज़ों को, प्रकृति को, संपदा को उन्होंने नष्ट कर दिया, भारत में उम्मीद थी कि ये बची रहेंगी, लेकिन यहाँ पर भी अब धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गए। क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। यानी कि वो चाहते थे कि जैसा हमारा कल्चर है वैसा ही कल्चर यहाँ डेवलप हो जाए। ऐसी सोच के आधार पर उन्होंने भारत को एक सांस्कृतिक कॉलोनी, एक सांस्कृतिक अड्डा बनाना चाहा था, लेकिन भारत वैसा नहीं बन सका। चूँकि भारत की जो नींव थी वो ऐसी सशक्त थी, उसकी विरासत के कारण, उसकी सांस्कृतिक सामाजिक धरोहर के कारण, तो उसको नहीं हिला सके। लेकिन उसके बाद में उसका प्रभाव पड़ा तो आज धीरे धीरे स्थितियाँ वैसी बनती जा रही हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। अर्थात वहाँ किसी कमरे में बंद नहीं थी हमारी विरासत, बल्कि हमारी विरासत तो हमारे चारों तरफ फैली थी। राजा महाराजाओं के किलों में जो संग्रहालय में स्थित चीज़ें हैं, उन्हीं से भारत का या किसी भी देश का या राज्य का या उस भूमि का आकलन नहीं किया जा सकता। बल्कि हमारे यहाँ तो जो लोग हैं, उनका खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, भाषा है, बोली है, तीज है, त्यौहार है, जो प्रकृति है, जो संपदा है, जो खेती है, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सारे अपने आप में बड़ी विरासत है। वो बड़ा म्यूजियम है, वो बड़ा संग्रहालय है। इनसे हमारी अपनी पहचान है, भारत की पहचान है, उनकी संस्कृति की पहचान है, उसके इतिहास के संदर्भों की पहचान है। तो वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहें तो उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, किताबों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता है। वाह, बहुत सुंदर बात कही है लेखक ने यहाँ पर, कि ये जो अदृश्य लिपियाँ हैं जिनको लिखा नहीं जा सकता, जिसको किताब में समूचा बांधा नहीं जा सकता, वो प्राकृतिक सौंदर्य, वो प्रकृति का वातावरण, ये पशु पक्षी, ये सारा जो माहौल है, ये मूल निधि है हमारी, मुख्य धरा है हमारी, मुख्य संपदा है हमारी, ये धरोहर है। इसको किसी किताबों में, किसी संग्रहालय में सीमित नहीं किया जा सकता। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का होता है। निश्चित रूप से ये मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध है, जिस प्रकृति को हम माँ कहते हैं, उससे इतना हमारा एक रिश्ता होता है कि हम माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो हमारे पालन पोषण में
हमें संस्कारित करने में बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए वो माँ के रूप में सम्मानित है। स्वातंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना। ट्रेजेडी यह रही कि पश्चिम की देखा-देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अर्थात हम उसको बचा सकते थे, कोशिश कर सकते थे, लेकिन नहीं की। इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी नहीं गया। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। जो बड़े उद्योगपतियों के साथ में जिन नेताओं की बुद्धि इसमें लगती है, तो वो निश्चित रूप से सारी चीज़ें नष्ट कर देती हैं। तो विद्यार्थियों, पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है, जहाँ से कोई वापसी नहीं। निश्चित रूप से हम ऐसी जगह पर पहुँच गए हैं कि अब यहाँ से कोई वापसी दिखाई नहीं देती है। ये जो औद्योगिकरण, मशीनीकरण की जो लहर चली है, इसने हमें इतना बोना बना दिया है, हमारे हाथ काट दिए हैं, हमारे पाँव काट दिए हैं कि हम इन्हीं मशीनों की बैसाखियों के सहारे ही चल सकते हैं, अपने आप न चल सकते हैं, न निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ से कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नज़र नहीं आता है। इस प्रकृति को, इस वातावरण को, इस सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने में हम सब जिम्मेदार हैं। तो खैर, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हमने इसको समझाने का प्रयास किया है, आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।